हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक क्लास हो गया था पूरा। लास्ट क्लास में हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में डिस्कस किए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हमें ये समझ में आया कि जो वोटर्स होते हैं उनके पास कई चॉइस होते हैं, मीन्स देयर इज अ मल्टीपल कैंडिडेट्स और मल्टीपल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। नाउ क्वेश्चन यही है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन सही है कि गलत है? मतलब इज इट गुड? इज इट गुड? क्योंकि मल्टीपल पार्टीज क्या कर रहे हैं? मल्टीपल पार्टीज या कह लो कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन, या कह सकते हो कंपीटिंग विद ईच अदर। एक दूसरे से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, जिसके लिए इनको क्या चाहिए? इनको किसी भी कीमत पे जीतना है। और यही कारण है कि इस पॉलिटिकल कंपटीशन का देयर इज सम डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। नाउ सबसे पहला चीज क्या होता है? ये सोसाइटी में एक तरह से डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। फैक्शनल मतलब अलग अलग ग्रुप बनाना, फैक्शनलिज्म। होता क्या है कि एट लोकल लेवल people form their groups as per their political आप कह सकते हो ओरिएंटेशन, जाने तो इतना हैवी शब्द मत यूज करो। पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं, पॉलिटिकल एज पर दिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट कह लो। तो जैसे आप लोकल लेवल पे देखो, लोग जो बीजेपी को मान लीजिए सपोर्ट करते हैं, तो आपको मिलेगा ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे, एक सर्टेन ग्रुप, एक ही सोसाइटी के अंदर सर्टेन ग्रुप जो बीजेपी के हो, है ना, जो बीजेपी को। ऐसे ही कांग्रेस का एक उसी सोसाइटी में कुछ लोगों का ग्रुप जो है सोसाइटी का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये डिसयूनिटी यानी कि आपस की जो यूनिटी है वो ब्रेक करता है। और फैक्शनलिज्म मतलब एक तरह का ग्रुप बनाने लगता है लोगों का। सेकेंड बात, पॉलिटिकल पार्टीज जो है एट एनी कॉस्ट दे वांट टू विन, सो दे स्टार्ट टू यूज डर्टी ट्रिक्स used by पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट कह लो। कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डर्टी ट्रिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे यूज ऑफ मनी पावर, इलेक्शन में मनी पावर का यूज करना, है ना, यूज ऑफ मनी पावर, यूज ऑफ मसल पावर। इसके अलावा जो है लोगों के ऊपर यानी कि अलग अलग कैंडिडेट के ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगाने लगना, यानी पर्सनल एलिगेशन, है ना। ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। किसी के बारे में फेक न्यूज, ये पर्सनल एलिगेशन में फेक न्यूज वगैरह भी आ गया, ये सारी चीजें भी चलने लगता है। खैर, तो ये भी एक तरह का जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड, शॉर्ट टर्म थिंकिंग ऑफ लीडर्स। ज्यादातर लीडर्स जो है बहुत
मीन्स बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मेरे इस एक्टिविटी से सोसाइटी पे क्या, नहीं, एट एनी कॉस्ट दे वांट टू विन, एट एनी कॉस्ट दे वांट टू विन। तो साम दाम दंड भेद सब। अच्छा, इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं जो गुड पीपल होते हैं वो पॉलिटिक्स से अवॉइड करने लगते हैं। सो डिमेरिट्स भी ये भी है। ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू सच रीजंस, these reasons good people avoid politics, avoid to enter in politics, ये कर लो, avoid to enter into politics। ठीक है। अच्छा, इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद भी स्टिल आवर constitutional maker चूज पॉलिटिकल कंपटीशन। इसके बावजूद भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उन्होंने पॉलिटिकल कंपटीशन को ही बढ़ावा दिया कि नहीं, यही मेथड जो है ज्यादा बेहतर है। रीजन आप समझो, सी हमें एक बात समझना पड़ेगा, जो लीडर्स होते हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन, सिंपल। और सिर्फ एक थॉट यानी कि सेंस ऑफ ड्यूटी नॉट एनफ फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल सिस्टम। सिर्फ सेंस ऑफ ड्यूटी जो है लोगों के अंदर, सिर्फ ये फीलिंग रहे कि नहीं, सेंस ऑफ ड्यूटी आपको करना है, पब्लिक की सेवा करना, इतना ही एनफ नहीं है जो आपको ये मदद करेगा कि नहीं आप पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करो या पॉलिटिक्स के पार्ट बनो। देयर इज आप कह सकते हो हंगर ऑफ पावर, हर किसी को पावर चाहिए। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। पावर ही ऐसा चीज है जिसके कारण लोग ड्राइव करते हैं। नाउ अगर आप डर्टी ट्रिक्स भी यूज करते हो, अगर कोई मान लो किसी गलत तरीके से आ भी गया, लीडर बन भी गया, दे हैव मीन्स लीडर्स हैव टू go for public approval at regular interval। अगर मान लीजिए किसी ने जो है चीट करके, बेईमानी करके एक बार के लिए एंटर कर भी गया, तो उसको तो दोबारा भी इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मीन्स दे हैव टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, and election make people accountable। सिंपल सी बात है। if you are not performing, सिंपल सी बात है कि if leader is a non performing candidate, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो चांस है कि नेक्स्ट टाइम कैंडिडेट उसको पब्लिक उसको ना चूज करे। सो नेक्स्ट टाइम पीपल विल रिजेक्ट देम। तो ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है? पॉलिटिकल कंपटीशन बैलेंस थ्रू वोटर्स। किसके थ्रू मैनेज किया जा रहा है? ये वोटर्स। कि अगर आपने कोई गलत पार्टिसिपेट कर भी लिया तो भी आप जो है नेक्स्ट टाइम आपको रिमूव कर दिया जाएगा। या अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अब एक ऐसे सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो। लाइक मार्केट में शॉपकीपर है, शॉपकीपर का सोल इंटेंशन प्रॉफिट गेन करना।
प्रॉफिट गेन करना है। बट अगर मान लीजिए ये सर्विस बेहतर नहीं दिया, अगर इनका सर्विस जो है गलत रहा, तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर जो है, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड, तो ये पूरा का पूरा वही खत्म हो गया ना, इनका प्रॉफिट ही तो खत्म हो गया ना। सो नो डाउट यस देयर इज अ ड्रॉबैक्स और कह सकते हो डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ये है किस चीज के लिए? सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जो है पॉलिटिकल कंपटीशन जो है हार्म करता है सोसाइटी को, अदरवाइज ये चीजें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल कंपटीशन भी समझ लिया, हम लोगों ने डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी समझ लिया। अब हम लोग अपने इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को, यानी कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसे होता है इंडिया का, उसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। आवर इलेक्शन सिस्टम, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारे कंट्री में किस तरह से इलेक्शन होता है उसको समझ लेते हैं। मेजर दो तरीके का कह लो, या फिर चलो तीसरा भी इंक्लूड कर लेंगे। एक होता है हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, एक है जनरल इलेक्शन, एक है बाई इलेक्शन, सेपरेट रख लेते हैं हम लोग लोकल लेवल, यानी कि इलेक्शन फॉर एट लोकल लेवल, दैट इज म्युनिसिपल एंड पंचायत लेवल का इलेक्शन। सी जनरल इलेक्शन में क्या होता है? जनरल इलेक्शन में दो तरीके का इलेक्शन है, एक है आपका लोकसभा का इलेक्शन, लोकसभा, और एक है आपका विधानसभा, या आप कह सकते हो स्टेट असेंबली का इलेक्शन। और ये इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। इनको कंडक्ट कौन कराता है? याद रखना, कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का इलेक्शन कमीशन, ये इन दोनों ही इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। याद रखना, राज्यसभा अलग चीज है, राज्यसभा उसको हम लोग जनरल इलेक्शन में नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे ही किसी स्टेट्स में जो है विधान परिषद होता है, उसको नहीं कंसीडर कर। इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। तो वो व्यक्ति जो 5 साल पे चुना गया उसको बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट असेंबली, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ज्यादा बेहतर तरीके से नाम लिख देते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो मेंबर हैं उनको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ऐसे ही लोकल लेवल पे यानी विलेज लेवल पे जो इलेक्शन होता है, ये भी 5 साल पे ही होता है, 5 इयर्स पे, कंडक्टेड बाई, याद रखना, कंडक्टेड बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसको इलेक्शन स्टेट, हर एक स्टेट का अलग अलग इलेक्शन कमीशन कंडक्ट। सो म्युनिसिपल रिप्रेजेंट करता है अर्बन एरियाज को, और पंचायत इलेक्शन रिप्रेजेंट करता है विलेज एरिया को। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक।
नाउ अब हम लोग समझते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी नाउ जो ये मेंबर चुन के आते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरिया में सर्टेन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी लोकेशन को बोला जाता है जहां से ये चुन के आते हैं, मींस मेंबर्स। अब यहां पे लिख सकते हैं हम लोग मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम a certain area called constituency। नाउ रुक जाओ, अभी ये चीज अभी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बस पहले लिख दिया है कि जो मेंबर चुन के आते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है इस लेवल पे, और इस लेवल पे इसको बोला जाता है वार्ड। लोकल लेवल पे इसको बोला जाता है वार्ड। अब जरा समझते हैं। तो हमारे यहां जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये बेसिकली इट इज एन एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सी, जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, ये हमारा प्यारा सा भारत है। हमने इंडिया को लगभग 550 550 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर रखा है। अब एरिया बेस्ड का मतलब क्या हुआ? एरिया बेस्ड का मतलब हो सकता है एक कंस्टिट्यूएंसी बड़ा हो, एक कंस्टिट्यूएंसी बहुत छोटा हो, एक कंस्टिट्यूएंसी एकदम बहुत ही स्मॉल हो। एरिया बेस्ड क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब इंश्योर इक्वल, ऐसे कह इंश्योर ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन इन कंस्टिट्यूएंसी। तो एक कंस्टिट्यूएंसी जो हम लोग चूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लगभग पॉपुलेशन, चाहे एरिया एक दूसरा कंस्टिट्यूएंसी इतना छोटा ही हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप दिल्ली में कोई एक कंस्टिट्यूएंसी बना रहे हो तो वो बहुत छोटा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। वहीं अगर आप सपोज करिए कोई माउंटेनियस रीजन में या डेजर्ट रीजन बना रहे हो तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा होगा ये एरिया। तो इसमें जो है काफी ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है उतने नंबर ऑफ पॉपुलेशन को मिलाने के लिए उसमें। तो कंस्टिट्यूएंसी जो है बेस्ड है एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये एरिया जो वेरी कर रहा है उसके बिकॉज ऑफ अलग अलग पॉपुलेशन जगह पे, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मैनेज करने के लिए। तो हुआ क्या है, हमारे कंट्री को 550 उसमें डिवाइड किया गया है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग, जहां से एक एक एमएलए क्या है, एमपी क्या होंगे, चुनकर आएंगे, एक एक एमपी जो है चुनकर आएंगे। वैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 543 है क्योंकि अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट छोड़ रखा है, पीओके वाला, है ना, इसको लेना है फिर ये ऐड हो जाएगा। तो अभी कितना है, 543 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे अगर आप आओ, सिमिलरली स्टेट, अगर मान लीजिए कोई एक स्टेट हम लोग पिक कर ले, सपोज करिए हमने एक मान लीजिए हम लोग पिक कर लेते हैं हरियाणा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हरियाणा का मैप है। तो हरियाणा को भी हमने एरिया बेस्ड क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में, वहां की जितने भी विधानसभा की सीट्स हैं लगभग 90 हैं, तो 90 पार्ट्स में, 90 कंस्टिट्यूएंसी में
डिवाइड कर रखा है। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से कौन चुन के आएगा? एक एमएलए। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से 1 एमएलए चुनकर आएगा, है ना? हर एक कंस्टिट्यूएंसी से 1 एमएलए चुनकर आएगा। और इसी तरीके से हमने म्युनिसिपल एरियाज या पंचायत एरिया को, यानी कि विद इन द स्टेट, कोई एक, मान लीजिए एक स्टेट है, एक छोटा सा कंस्टिट्यूएंसी, उसके अंदर एक छोटा सा विलेज है, ये एक विलेज है, तो हमने इस विलेज को इसके पॉपुलेशन के रेशियो में, उसके हिसाब से छोटे छोटे वार्ड्स में, विलेज या म्युनिसिपैलिटी या अर्बन एरिया, मान लीजिए एक टाउन है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है पॉपुलेशन के हिसाब से, इनको बोला गया वार्ड। तो एक जो यहां से चुन के आएगा 1 वार्ड मेंबर, ठीक है ना? क्लियर? आई होप आपको ये तीनों लेवल समझ में आ गया। नाउ बाई इलेक्शन क्या होता है? बाई इलेक्शन जो है, अगर इफ एनी मेंबर रिजाइन, किसी ने रिजाइन कर दिया, और डेथ, हम लोग इसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? बाई इलेक्शन इस कंटेक्स्ट में, इसको छोड़ते हैं, रिजाइन और डेथ, तो उसका जो है री इलेक्शन कराना, री इलेक्शन, यही क्या है हमारा बाई इलेक्शन। वापस से उस सीट को फिल करना, वापस से मीन री इलेक्शन फॉर दैट सीट, और दैट सीट, यही हमारा क्या है? बाई इलेक्शन। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है? गुड। तो आपको ये कंट्री लेवल पे समझ में आया। आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है ना? कंट्री के अंदर आपने कई सारे डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट और एक इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, ये दोनों ही क्या है? दोनों ही बोथ डिफरेंट। जो डिस्ट्रिक्ट होता है किसी भी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइडेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। और ये क्या है? ये है आपका इलेक्टोरल डिवीजन, कह सकते हो इलेक्टोरल या पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल नहीं कहेंगे, इलेक्टोरल ही कह लो, इलेक्टोरल डिवीजन। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हमारे कंट्री में क्लियर हमने एक चीज पढ़ा कि ओपन कंपटीशन होता है पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन में, है ना? मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ओपन कंपटीशन होता है। और हमें ये भी देखा कि कैसे ओपन कंपटीशन में कितना पैसा वैसा और मसल्स पावर भी यूज करते हैं। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो कभी भी जो वीक कम्युनिटी है वो तो कभी अपना रिप्रेजेंटेशन गेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो वीक कम्युनिटी को एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात, उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, दे डोंट हैव सच अमाउंट ऑफ मनी या फिर टाइम या फिर पावर, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर तो जो वेल्दी लोग हैं, जो ज्यादा पहले से पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो तो हमेशा जीतते जाएंगे। दैट इज द रीजन हमारे कंट्री में रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का भी कंसेप्ट है। इसको मिटाते हैं, उससे समझते हैं। सो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज, तो हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको इस बात का फियर था कि ओपन कंपटीशन कहीं ना कहीं जो है वीकर सेक्शन के लिए हार्मफुल होगा। मींस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फियर ऑफ ओपन कंपटीशन जिसके कारण विच में reduce the participation of weaker section in लॉ मेकिंग। कहने का मतलब ये कि जो लॉ मेकिंग के प्रोसेस में जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, अगर उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो पूरा का पूरा डेमोक्रेसी का मीनिंग ही नहीं रहेगा ना।
ओपन कंपटीशन क्यों हानिकारक है? सोचो, जो पावरफुल पीपल हैं, पावरफुल पीपल कैन easily defeat member of weaker section, member of weaker section। अब इसके रीजन कई सारे हैं। आप सबसे बड़ा रीजन आप देखो, एक तो वीकर सेक्शन जो व्यक्ति है, जो वीकर सेक्शन पर्सन है, वीकर सेक्शन जो है वो ऑलरेडी सोशियो एजुकेशनल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैकवर्ड है। अब जब वो सोचो, एक तो सोशल बैकवर्ड का मतलब ये हो गया वो सोसाइटी में अपने आप को प्रॉपर वे से इन्वॉल्व नहीं कर पाया है, मींस सोसाइटी से ऑलरेडी डिसकनेक्टेड है। दूसरी बात, एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो अपनी बातों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके, मींस नो प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अगर और प्लस उसके पास इकोनॉमिक पावर भी नहीं है कि नॉट एनफ मनी कि वो पैसे इसके पास इतना हो कि कंटेस्ट कर सके। दैट इज द रीजन। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, दे रिजर्व सो टू एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन in law making इन्होंने दे रिजर्व्ड सीट फॉर देम। इन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके कुछ सीट्स जो है इनके लिए रिजर्व कर दिया। मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर जो भी इन्होंने डिसाइड किया, पर्टिकुलर सीट only reserved candidate can contest इलेक्शन। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एससी के लिए समवेयर अराउंड 84 सीट्स रिजर्व है और एसटी के लिए समवेयर अराउंड 47। एक बार चेक करोगे, आप क्रॉस चेक करोगे नंबर। ये कहां पे? पार्लियामेंट में भी वो भी कहां, ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा की लगभग 84 सीट्स एससी शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स लगभग जो है एसटी के लिए रिजर्व है। क्लियर है? और स्टेट्स में भी ये वेरी करता है। स्टेट्स में ये क्या करता है, नंबर्स वेरी करता है, क्योंकि हर एक स्टेट का जो स्टेट असेंबली का सीट्स है वो अलग अलग है, तो फिर सारे नंबर वेरी करते हैं। वेरी गुड। सिमिलरली इन्होंने क्या किया, एट लोकल लेवल रिजर्वेशन एट लोकल लेवल जिसमें ओबीसी को भी दिया गया है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है। एससी एसटी तो दिया ही गया है, ओबीसी को भी रिजर्वेशन। बट ये अगेन ये समझना, आप लोकल लेवल का मतलब एज पर स्टेट डिसीजन, स्टेट ने जो भी डिसीजन लिया होगा उसके हिसाब से इन्होंने ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया है। और इन एससी एसटी ओबीसी में से 1/3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो वुमेन के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया जा रहा है ना, वुमेन के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया जा रहा है। सी, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन जो है किसी के अधिकार को छीनने का नहीं है। जब तक हम लोग चीजों के बारे में अवेयर नहीं रहते, वी यूजुअली क्रिटिसाइज, नो डाउट। तो रिजर्वेशन समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन नॉट फॉर स्नैचिंग anyone's right
rather it is for ensuring fair representation, फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो रिजर्वेशन को लेकर आप अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखो। हाँ, रिजर्वेशन में कमी कहां पे है उसको रिजॉल्व करना चाहिए, और ये काम कौन करेगा? जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन बना हुआ है वही लोग करेंगे। जो व्यक्ति एक बार रिजर्वेशन ले रहा है उसको अपने एट मोरल स्टैंड लेना चाहिए कि उसका नेक्स्ट जनरेशन फिर ना ले। खैर ये सब अलग लेवल की डिस्कशन है, इसको आप जो बस ये ठीक है। रिजर्वेशन में और कुछ नहीं बताना है। SC ST यहाँ पे भी रिजर्व है, OBC को भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। OBC को यहाँ पे पार्लियामेंट लेवल पे रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, सिर्फ SC ST को ही मिला हुआ है। और लोकल लेवल पे वुमेन को ही रिजर्वेशन मिला है। वुमेन को पार्लियामेंट लेवल पे रिजर्वेशन अब तक नहीं मिला था, अभी बिल पास हो गया है, लॉ बन गया है। जो नया सेंसस होगा उसके बाद सीट्स जो है वापस से चेंज होंगे, उस पे जो है मिल जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग वोटर लिस्ट के बारे में समझते हैं। वोटर लिस्ट या फिर कह सकते हो आप इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल, तो इसका रोल क्या है? बेसिकली इट इंश्योर हु विल वोट, कि कौन वोट करेगा। ठीक है, तो कोई भी जब जनरल इलेक्शन होता है उससे पहले मींस बिफोर इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वही पार्टिसिपेट करना, पार्ट होना, वो जो जिसके पास वोट का अधिकार हो, है ना। अब फ्रेंचाइजी का मतलब समझ रहे हो, जो फ्रेंचाइजी वगैरह दिया जाता है उसमें भी वोटिंग का अधिकार ही दिया जा रहा है। खैर, इसके अंतर्गत क्या होता है? ये सभी के लिए फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन, याद रखना सभी सिटीजन का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कोई मतलब नहीं है। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ETC कि इसके मतलब ऐसा नहीं कि ये रेफरेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, हर एक सिटीजन जो 18 ईयर्स से ऊपर है, 18 ईयर्स एज से ऊपर है और जो है इंडिया का सिटीजन है, उसको वोटिंग राइट्स, यानी उसके लिए उसका नाम जो है इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। कुछ को जो है कुछ सम में डिनाइड, सम सिटीजन या सम पीपल में डिनाइड फॉर वोटिंग राइट्स। तो ऐसे कौन हो सकते हैं जिनको डिनाई कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अनसाउंड माइंड है, जो सोचने समझने की कैपेसिटी ना हो, है ना, जिनमें समझ इतनी ना हो, और कुछ लीगल मैटर हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई लीगल, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने जो है एक सिंपल बता रहा हूं, मान लीजिए किसी ने जो है कोई और कंट्री के होके यहाँ पे आके नेशनैलिटी गेन की है, प्रॉपर गवर्नमेंट का पूरा प्रोसीजर फॉलो किए। अब उसमें भी सिटीजनशिप में भी कुछ क्लॉज होते हैं कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत किया तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। तो आपने नेशनैलिटी तो ले लिया लेकिन कुछ ऐसा इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी कर दिया जिसके कारण जो है गवर्नमेंट आपसे ऐसे अधिकार भी छीन सकती है। तो या फिर कोई ऐसा ज्यादा सीरियस क्राइम है तो वो तो खैर लीगल उसमें चला जाता है। कहने का मतलब है सम सिचुएशन में वोटिंग राइट डिनाई किया भी जा सकता है। अच्छा, जिनका नाम जो है लिस्ट में आ गया, सी हर 5 साल बाद आफ्टर एवरी, आप कह सकते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड,
5 साल 2 साल जो भी सही लगता है उसके हिसाब से दीज लिस्ट अपडेटेड, या सिंपल कह सकते हो दीज लिस्ट अपडेट रेगुलरली। रीजन क्या है? क्योंकि न्यू 18+ एज सिटीजन एडेड, नए सिटीजन ऐड किए गए हैं। सम वोटर्स में डाइड, कुछ जो है मर चुके हैं, कुछ माइग्रेट कर चुके हैं, जिसके कारण हमें क्या करना रहता है, वोटर लिस्ट को जो है वोटिंग इलेक्टोरल लिस्ट को, रोल को कंटिन्यूअसली अपडेट करना रहता है। तो ये लिस्ट बनने के बाद जो है एक प्रॉपर इलेक्टोरल एपिक, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये जो है एक तरह का एपिक कार्ड जो है वोटर्स को प्रोवाइड किया जाता है, वोटर्स फॉर इंश्योरिंग आइडेंटिटी, कि जब आप वोट करने आओ तो हम लोग आइडेंटिटी आपके क्रॉस चेक कर सके कि आप सही कैंडिडेट हो कि नहीं। और ये भी बात याद रखना, इफ नेम इज नॉट इन वोटर लिस्ट then that person cannot vote। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आप वोट नहीं कर सकते। वोटर लिस्ट में नाम है तो आप गए, आपने एपिक कार्ड शो किया इंश्योरिंग आइडेंटिटी कि आप वही बंदे हो, आप वोट कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए citizen can also use, voter can also use other identity कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आप पासपोर्ट यूज कर सकते हो, आधार यूज कर सकते हो। मींस जो मान लीजिए आप किसी कारण बस आपको जो है एपिक कार्ड नहीं मिला, इन दैट सिचुएशन आप अदर आईडी कार्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा वोटर प्रोस्पेक्ट से हो गया। अब हम लोग समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी कैसे नॉमिनेट करती है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन का प्रोसीजर कैसे बताते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, तो ये बेसिकली क्या डिसाइड करता है, ये बताता है कि कौन इलेक्शन लड़ सकेगा। इट tells us who will contest इलेक्शन, कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे मान लीजिए आप लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शन की बात करें, लोकसभा या स्टेट असेंबली, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एज जो है क्या होना चाहिए, एज एटलीस्ट 25 ईयर्स तो होना ही चाहिए, बाकी आगे छोड़ दो। तो 25 साल का एज है, आप लड़ सकोगे। नाउ आप कैंडिडेट हो, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है या नॉमिनेट किया है। नॉमिनेट का मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट का मतलब क्या हो गया, दे अलाउ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑन देयर सिंबल, उनके सिंबल पे आप इलेक्शन लड़ोगे। इसी को बोलते हैं पार्टी टिकट, इसी को क्या बोलते हैं,
पार्टी टिकट। ना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो आप नहीं लड़ सकते हो। यू कैन ऑल्सो, कैंडिडेट कैन ऑल्सो contest election without any political party। तो ऐसे कैंडिडेट को बोला जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इनको जो सिंबल दिया जाता है वो किसके द्वारा? सिंबल प्रोवाइडेड बाय, नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन इनको अपनी तरफ से सिंबल देते हैं। नाउ अब अगर देखा जाए तो ऐसे जिसको मन करे वही उठ जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। एवरी कैंडिडेट्स नॉमिनेशन में इनको क्या करना पड़ता है? इन नॉमिनेशन they have to fill a form। अपना डिटेल बताएंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। also have to deposit some security money। कुछ पैसे भी आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर if candidate not able to secure certain percentage of vote, then money I mean security money will be forfeit। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक सर्टेन परसेंटेज, अब जैसे मान लीजिए 100 है, 100 में से एटलीस्ट 6% तो मेंटेन करना ही है। 6 वोट तो एटलीस्ट गेन करो, बट 100 नहीं होते, बहुत सारे नंबर होते हैं ना, लाखों में लोग होते हैं। इतने नंबर तो आपको वोट परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आपने पैसा जमा किया है वो फॉरफिट हो जाएगा। ये किस लिए? सिक्योरिटी मनी किस लिए? ताकि अवॉइड करे टू अवॉइड एनी रेकलेस पार्टिसिपेशन कंटेस्ट। मतलब कोई ऐसे ही मुंह उठा के चल दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, इस तरह से वोट कटने लगता है ना। तो आप अगर आप सीरियस हो तभी आप लड़ो, एक सर्टेन अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। नाउ ये नॉमिनेशन में जब आप फॉर्म भरते हो, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आपको also have to submit a public disclosure। ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब वो क्या है पब्लिक डिस्क्लोजर? पहली बात, जितने भी आपके, पहला तो आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब जो भी आपका एसेट एंड लाइबिलिटी है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपके फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है, मनी है, सारा कुछ डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। डिटेल सारा दो, क्या क्या आप होल्ड करते हो, कितने घर हैं, कितने गाड़ी हैं, सारी चीजें। ये पब्लिक डिस्क्लोजर का मतलब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में रहेगा। आप किसी भी एमपी एमएलए का इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके उसका पूरा डिटेल आप देख सकते हो। जितने भी क्रिमिनल केसेस उसका भी डिटेल आप दो। एंड थर्ड आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी मेंशन करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एक क्वेश्चन है ना कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करता है?
कितना मैटर करता है किसी भी इलेक्शन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना कितना ज्यादा मैटर करता है। सो इसका आंसर आप समझो ध्यान से, किसी भी एमपी एमएलए का, आप इस क्वेश्चन का फीलिंग समझो कि, क्योंकि ये बड़ा डिबेट चलता है इस चीज को लेकर कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है किसी भी जो कैंडिडेट होता है उसके लिए कितना ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। तो किसी भी एमपी एमएलए, पहला आप रीजन समझो, किसी भी एमपी एमएलए का इट इज, कहने का मतलब इलेक्शन इज नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ डिग्री, इट्स नॉट, एमपी एमएलए नॉट अबाउट एनी डिग्री, किसी तरीके का डिग्री या क्वालिफिकेशन का मुद्दा नहीं है। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटिंग पब्लिक इश्यू। अगर आप लोगों के इश्यूज को अच्छे से समझ सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप बेहतर कैंडिडेट हो, एजुकेशन का कोई जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी कैंडिडेट को चूज करना ये डिपेंड कर रहा है कि पब्लिक पे, मींस आप इस बात को समझो, इट क्राइटेरिया ऑफ educational qualification depends on वोटर्स कि वोटर्स की मर्जी है, उसको पढ़े लिखे को, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, तुमको पढ़े लिखे को चूज करना है, पढ़े लिखे को चूज करो, तुमको किसी अनपढ़ को चूज करना है, अनपढ़ को चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स अ मैटर ऑफ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इट्स नॉट अ बिग कंसर्न कि उसका होना चाहिए एजुकेशन की नहीं होना चाहिए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट फाइंड आप समझो, इन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए ना, इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, या फिर कह लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल, सबका रिप्रेजेंटेशन मिल जाए डेमोक्रेसी। तो अगर मान लो हम लोग एक क्राइटेरिया रख भी दें, इफ कंटेस्टिंग इलेक्शन हैव एजुकेशनल क्राइटेरिया, अगर हम लोग रख भी देते हैं एज ए ग्रेजुएशन, कि सिर्फ वही व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा जो ग्रेजुएशन किया हो, जिसका ग्रेजुएशन हुआ हो, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है। इन दैट सिचुएशन मोर देन 90% population not able to contest इलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि 90% पॉपुलेशन सबके सब तो नहीं कर रहे ना, लेकिन अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसका एक बेहतर लीडर है जो उनकी बातों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है। सी हमारा जो अभी के टाइम में सेंसस के हिसाब से मान लीजिए 75%, समवेयर अराउंड 75% हमारा जो लिटरेसी रेट है, तो लिटरेसी रेट किस पैरामीटर पे चेक किया गया है कि ये कि आप क्लास 7वीं 6वीं, मतलब 7 साल की एज है आपका, 7वीं 6वीं नहीं 7 साल की एज है, आप लिखना पढ़ना और बेसिक मैथमेटिक्स जानते हो, यू आर कंसीडर्ड एज ए लिटरेट। और वो जो है तो 90% पीपल ऐसे हो जाएंगे जो कंटेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और ना पार्टिसिपेशन करना, दिस विल अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाएगा। दैट इज द रीजन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि किसी एमपी एमएलए का एजुकेशन बेहतर होना चाहिए कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बेहतर तरीके से अपने पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सकता है तो ठीक है। और अगर आपको रखना भी है, ये तो वोटर्स पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, एट दैट टाइम मल्टीपल कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उनमें से किसी को चूज कर लो। तो ये मैटर ऑफ डिबेट कभी होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हो और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कैंपेन वगैरह के बारे में।
इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, तो ये एक तरह का आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ टाइम पीरियड, जिस दौरान एक तरह का टाइम पीरियड है जिस दौरान मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज या कह लो कैंडिडेट, कैंडिडेट एक्सप्लेन अबाउट देयर पॉलिसीज टू पीपल। अब ये कैसे करेंगे? ये करेंगे मीटिंग करके, पब्लिक मीटिंग से, पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज, रैलीज करेंगे। इसके अलावा जो है आप कह दो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट मीन्स किसी तरह से जो है पब्लिक तक पहुंचने का मेथड। और ये पीरियड एक तरह से आप ये भी कह सकते हो इट इज अ टाइम व्हेन वोटर्स गेट देयर चॉइसेस, वोटर्स गेट आइडिया अबाउट देयर चॉइसेस, कि इन्हें किसे चूज करना है, कौन इनके लिए ज्यादा बेहतर है। तो ये पीरियड होता है। जनरली अगर देखा जाए, जनरली स्टार्ट, ये पीरियड जब स्टार्ट आफ्टर फाइनल अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट लिस्ट। एक कैंडिडेट का लिस्ट होता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी से हमारा कैंडिडेट यहां से लड़ेगा, ये व्यक्ति लड़ेगा। तो ऐसे प्रॉपर लिस्ट जो है फाइनल अनाउंस करने के बाद ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम होता है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए जो है लोग अपने पॉलिसीज को, तो इसमें कई सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं। सो इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोमिसेस देखने को मिलते हैं, कई सारे स्लोगन देखने को मिलते हैं, एक्सेट्रा। अब जैसे स्लोगन की अगर बात करें, अब ये स्लोगन्स क्या दिए जाते हैं, स्लोगन हो, प्रॉमिस हो, वो सोसाइटी के रिक्वायरमेंट, सोसाइटी के इश्यू को ही कैटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1971 की बात करें, 1971 में इंदिरा गांधी जी हमारी पीएम थी। इन्होंने सोसाइटी का जो मेजर प्रॉब्लम था वो था गरीबी, तो इन्होंने बोला गरीबी हटाओ, ये एक तरह का स्लोगन बना। 1971 के बाद जो 1975-76 में जो है इमरजेंसी वाला सिचुएशन देखा जाता है, जिसमें जो है बहुत सारे लीडर्स जो है जेल में जाते हैं। तो उस टाइम पे एक 1977 में जब इलेक्शन हुआ, तो इस टाइम पे एक लीडर थे हमारे जेपी नारायण जी। अब ये सिनेरियो उस टाइम के हिसाब से, तो उन्होंने स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को सेव करो। अगेन उस टाइम पीरियड का सिचुएशन यही था कि इमरजेंसी के कारण जो है काफी ज्यादा अन्याय हो रहा था लोगों के साथ, तो उस टाइम पे ये स्लोगन दिया गया। ऐसे ही सिचुएशनल और जैसा पब्लिक का रिक्वायरमेंट है, जैसे 1977 के आसपास जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल में वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या कह लो आप लेफ्ट गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर्स। इसका मतलब आप समझो, हमारे कंट्री में एक मेजर प्रॉब्लम था जमींदारी का। जमींदारी में जो है एक व्यक्ति जो है बहुत सारा लैंड होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर कई सारे लोग आके, गरीब लोग अपना जमीन पे काम करते थे। अब वो जो काम करते थे उनको टिलर्स बोला गया। अब वो चाहते थे कि उनका लैंड वो उनका हो जाए। दैट इज द रीजन इनको जो एक नया पॉलिटिकल पार्टी आया, जो व्यक्ति आए, उन्होंने लेफ्ट वाले यानी कम्युनिस्ट विचारधारा, यानी लैंड किसी एक के से बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये कम्युनिटी का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट, तो ये लैंड को टिलर्स, तो इसके बेसिस पे लेफ्ट गवर्नमेंट आ गई। ऐसे ही 1983 में 1983 17 नहीं, कोई गलत नहीं किया ना, ऐसे तो वो गलती होता है, कभी कभी तो फाइंड आउट कर लेता हूं, बट कभी कभी मिस हो जाता है ना। तो एनटी रामाराव जी थे, एनटी रामाराव जी,
उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा मेजर इशू था साउथ इंडिया को लेकर, बहुत सारे लैंग्वेज को लेकर जो है प्रॉब्लम होता था, तो एक मूवमेंट चला, आप कह सकते हो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु। तो इन्होंने लैंग्वेज को लेकर, तेलुगु को लेकर जो है ये चीज एक मूवमेंट दिया जिससे का पब्लिक सपोर्ट में है। बाय द वे, एनटी रामाराव जी के बारे में अगर आपको पता हो कुछ भी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे स्लोगन दिए गए। सी, इन सब के अलावा इलेक्शन कैंपेन एक और चीज होता है, फेयर कंपटीशन इंश्योर करने के लिए, इलेक्शन कमीशन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इलेक्शन कमीशन जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन, इलेक्शन कमीशन जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि एग्जांपल, लिमिट ऑन मनी यूज, आप कुछ भी पैसा नहीं यूज कर सकते हो, एक सर्टेन लिमिट में ही पैसे आप यूज कर सकते हो। तो समवेयर अराउंड आप ये चेक कर लेना, शायद लोकसभा सीट के लिए समवेयर अराउंड 25 लाख रुपीस पर कैंडिडेट, और स्टेट असेंबली के लिए यानी विधानसभा के लिए समवेयर अराउंड 15 लाख रुपीस पर कैंडिडेट। आप किसी भी तरीके का अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आप कह सकते हो कुछ कंडक्ट यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना। ये तो मान लीजिए एक तरह से इलेक्शन कमीशन इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। ये मॉडल कंडक्ट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, इसको बोलते हैं एमसीसी। ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से बनाया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस। जैसे कि आप कोई रिलीजियस प्लेस या सिंबल यूज नहीं कर सकते हो फॉर वोटिंग। यू कहने का मतलब कांट आस्क वोटर्स ऑन द लाइन या बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीजों के बेसिस पे आप वोट नहीं मांग सकते। इसके अलावा आप वोटर्स को ब्राइब नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। आप जो है किसी भी तरीके का, मान लीजिए आप गवर्नमेंट में हो, जैसे मान लीजिए पीएम है, तो पीएम जो है खैर कुछ एक्सेप्शन है, हम सिंपल मान के चलते, यू कैन नॉट यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेस। हमें पीएमओएम के केस में जो है वो जो रिसोर्स यूज भी करते हैं वो एक तरीके से उतना एडजस्ट रहता है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी वगैरह पे भी, बट जनरली क्या होता है गवर्नमेंट रिसोर्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई जो गवर्नमेंट में है कैन नॉट अनाउंस एनी बिग या फिर न्यू पॉलिसी। अगर कोई गवर्नमेंट में तो वो कोई नया पॉलिसी या कोई बिग अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। गुड, वेरी गुड। अगर मान लीजिए इन सब चीजों का वायलेट होता है, पहले बात ये समझो, बहुत सारे इस आगे चल के ये भी आप देखोगे कि अगर मान लीजिए कोई वायलेट कर देता है तो ये इस पे कोर्ट केस वगैरह हो सकता है। सी, पॉलिटिकल पार्टीज को पता है बहुत सारी वायलेशन होते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन सब बातों पे सिर्फ और सिर्फ डांट डपट देती है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका रीजन यही है, अगर इसको लीगल प्रोविजन दे दिया जाए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और यहाँ पे लॉ बना दिया जाएगा, तो इसके तो कोर्ट केसेस ही चलने लगेंगे, फिर तो इलेक्शन कभी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा, हर केस जो है अटक जाएगा। दैट इज द रीजन, ये एक तरीके से मोरल ऑब्लिगेशन है, काइंड ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन। बट इलेक्शन कमीशन के पास इतना अधिकार है कि वायलेशन के सिचुएशन में, एक्सट्रीम केस में ये कैंसिल भी कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ कंडक्ट
इन इलेक्शन, जो इलेक्शन में प्रॉपर कंडक्ट है, अगर उसका वायलेशन करते हो तो मे कैंसल कैंडिडेट नॉमिनेशन। तो जो नॉमिनेशन है उसे कैंसिल भी किया जा सकता है, किसके द्वारा? ईसी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, एक्सट्रीम केस में, बट बहुत एक्सट्रीम केस में। अदरवाइज कभी कभी आप लोग सुनोगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई मेंबर ने जो है ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, इलेक्शन कमीशन के पास गए उनको, तो इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा डांट डपट देता है। बट अवॉइड, आप रीजन समझ लिए ना, अगर इन पे कोर्ट केसेस होने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाय द वे ये कंडक्ट, ये जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या लिमिटेशंस वगैरह लगाए हुए हैं, ये सारी चीजें क्या इंश्योर कर रहा है? फेयर कंपटीशन, ताकि कंपटीशन फेयर हो सके। क्योंकि पैसा जो है लिमिट बेशक, ये आप एक बार क्रॉस चेक करोगे, ये अमाउंट बुक में अगर दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, 15 से 20 इतना ही है, या रिवाइज हो गया होगा तो बात अलग है। तो एक सर्टेन अमाउंट ही खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा ये, ताकि जो वेल्दी पीपल नहीं है वो भी इजी वे से मैनेज कर सके। ठीक है, ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग, इसको समझते हैं। तो इलेक्शन का जो फाइनल डे होता है, आप कह सकते हो फाइनल डे, दैट इज इलेक्शन डे, जिस दिन वोट पड़ता है। इलेक्शन डे कह लो आप, वोटिंग डे कह लो, है ना। तो इस दिन जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स नियरेस्ट पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करते हैं, बूथ पर जाते हैं। यहां पर होते हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराने वाले ऑफिसर्स क्या करते हैं? इलेक्शन ऑफिसर्स चेक आइडेंटिटी एंड अलाउ देम टू वोट, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। जनरली क्या होता है, एक पोलिंग बूथ पे मतलब समवेयर अराउंड सॉरी, अगर मान लीजिए लोकसभा वगैरह का चुनाव है तो 1500 से मैक्सिमम 1200-1500 का लिस्ट होता है। तो यहां पे ये जाते हैं और ईवीएम होता है। ईवीएम में क्या करना होता है, इस मशीन को प्रेस करते हैं और वोट हो जाता है। ईवीएम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या करना होता है, बटन को प्रेस किया, जो आपके जो कैंडिडेट और उनका सिंबल, उसके सामने वाले बटन को आपने प्रेस किया। नाउ ईवीएम के ट्रस्ट को और भी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईवीएम के ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए एक और मशीन यूज होता है जिसका नाम है वीवीपैट, दैट इज वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिटिंग ट्रेल। इसका मतलब क्या है, बेसिकली जब आपने प्रेस किया बटन तो फॉर 7 सेकेंड के लिए, फॉर 7 सेकेंड देयर इज अ स्लिप। उस स्लिप में क्या रहता है, उस स्लिप में कैंडिडेट का नाम रहता है, कैंडिडेट जो आपका, जिसको आपको चुनना है, और उसके पॉलिटिकल सिंबल रहता है, और उसका सिंबल रहता है। वो 7 सेकेंड के लिए दिखेगा और वो फिर लिस्ट एक बॉक्स में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल, और आपका वोटिंग डन हो गया। काउंटिंग के टाइम में क्या होता है, काउंटिंग कैसे होता है उसको आप समझो। इलेक्शन के बाद, आफ्टर इलेक्शन, ईवीएम एंड प्लस वीवीपैट
इन सबको क्या कर दिया जाता है, सील्ड कर दिया जाता है, दे इट सील्ड, इनको सील्ड कर दिया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा, और ओपन ऑन फिक्स्ड डेट, जिस दिन काउंट करना रहता है, तो उस दिन काउंटिंग शुरू होता है। जब काउंटिंग शुरू होता है फिक्स डेट, यानी कि ये होता है आपका काउंटिंग डे। तो जब काउंटिंग शुरू होता है तो ये जो कैंडिडेट लड़े हुए हैं ना, एक एजेंट ऑफ कैंडिडेट्स वो जो कैंडिडेट्स लड़े रहते हैं, मान लीजिए कोई बंदा कांग्रेस से लड़ा हुआ है, उनके कैंडिडेट अपने एजेंट को भेजते हैं, एजेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑब्जर्वेशन। इस काउंटिंग को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, टू एंश्योर, किस बात के लिए, टू एंश्योर अगेन ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो जहां पे काउंटिंग होता रहता है ना, वहां पे मेंबर, एक व्यक्ति, एक एजेंट जो है जरूर रहता है, जो ये काउंटिंग को ऑब्जर्व करता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्लियर? अच्छा, फाइनली मैक्सिमम वोट गेनर डिक्लेयर्ड विन। हमारे कंट्री में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ जो वोटिंग मेथड है उसको कहते हैं फर्स्ट। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, समझ में आ जाएगा आपको। हमारे यहां जनरल इलेक्शन में, इन जनरल इलेक्शन जो इलेक्शन का मेथड है, वोटिंग का मेथड है, भी फॉलो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप इसको समझो। आप जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 वोटर्स है, 100 वोटर्स है, ठीक है, वोटर्स है, एंड 5 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी ई। इन 5 लोगों ने इलेक्शन लड़ा। अब इनको वोट कितना मिला, मान लीजिए ए को मिला 21, बी को मिला 19, सी को मिला 20, डी को मिला 20। तो इसमें विनर कौन है, ए हमारा विनर है, सिंपल। ए हमारा क्या है, विनर, नो डाउट विनर है। बट अगर वोट की परसेंटेज से देखा जाए तो ओनली 21%। सिंपल बात ये है फर्स्ट, मतलब जो ज्यादा आ गया सारे वोट काउंटिंग, उसको विनर घोषित कर दिया। एक मेथड होता है, और भी कई सारे मेथड होते हैं, एक जो बड़ा ही फेमस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसमें किसी को भी वोट गेन करना है, अगर वोट जीतना है, मींस कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मोर देन 50% वोट, यानी कि उस व्यक्ति को 50% मिलना चाहिए। हम लोग ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते, वो आगे पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना समझो, हम लोग 50% वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल, जो ज्यादा मैक्सिमम पा गया वो जीत गया। ऐसे मेथड को बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्लियर? दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा और बात समझ लेते हैं, तब हम लोग एंड करते हैं। इलेक्शन में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर ये एक कंसर्न भी है, आप जो भी समझना है आप समझ लो। जैसे एग्जांपल के लिए लोकसभा 2024 की बात करें, लोकसभा 2024 की अगर बात करें, इस टाइम पे गवर्नमेंट यानी कि सरकारी अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी आपको समझ में आएगा इसका, मोर देन 17,000 करोड़ रुपए था, लगभग 7,000 करोड़ रुपया आसपास। सबका अगर कैंडिडेट वगैरह सबका खर्च अगर मिला दे तो टोटल एक्सपेंडिचर लगभग मोर देन ₹70,000 करोड़ रुपया।
सिविल एक्शन में खर्च हो रहा है। आपको अगर फील नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे फील लो। हमारे कंट्री में सबमरीन बनाने का कॉस्ट जो है, सबमरीन बनाने का कॉस्ट लगभग 3 से 3K से लगभग 4K करोड़ रुपया आता है। 3000 से 4000 करोड़ रुपया खर्च है। तो आप देखो समवेयर अराउंड इतने रुपए से आप ऑलमोस्ट 20 सबमरीन्स बना सकते हो। आप खर्च का अंदाजा लगा रहे हो। जब अब ऐसे भी समझो, जब बुलेट ट्रेन का प्रपोजल आया था, बुलेट ट्रेन का जब स्टार्ट हुआ था, समवेयर अराउंड उस टाइम पे 70 से 80, मान लीजिए अभी के टाइम में अगर रखा जाए तो भी 1 लाख करोड़ का है, प्लस 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बन चुका है बुलेट ट्रेन का, जो अहमदाबाद से मुंबई चल रहा है। इतने में अगर आप एक छोटा टाउन अगर पिक कर लो, आप जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आप गुड़गांव को पूरा गुड़गांव एक मेट्रो, जो मेट्रो ट्रेन होता है उससे भर सकते हो आप, पूरा का पूरा हर जगह पूरा का। तो कहने का मतलब एक्सपेंडिचर एक मेजर कंसर्न है। इसमें जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा गवर्नमेंट अपने तरफ से लेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।